प्रेजेंटिंग वी स्टिल किल द ओल्ड वे। आज हम बात करने वाले हैं 2014 की क्राइम एक्शन थ्रिलर वी स्टिल किल द ओल्ड वे की, जो पुराने गैंगस्टर्स की दुनिया में एक बार फिर से खून और बदले की कहानी को लेकर आती है। ये कहानी शुरू होती है स्पेन की खूबसूरत वादियों से, जहां पर एक शख्स अपने रिटायरमेंट का लुत्फ उठा रहा है। उसका नाम रिची आर्चर है। उम्र भले ही बढ़ गई हो, मगर उसकी आंखों में अब भी वो पुरानी आग जल रही है। हम उसे एक वीरान जगह पर शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि एक रिटायर्ड आदमी को अब भी बंदूकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या पुराना खून अभी भी उबल रहा है, या कोई अनकहा खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है? ये कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि रिची का अतीत अब भी उसकी परछाई की तरह उसके साथ चलता है, और बहुत जल्द वो अतीत एक खूनी खेल की शक्ल लेने वाला है। रिची आर्चर एक ऐसा नाम जिसे कभी ब्रिटिश अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कहा जाता था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन देखे जब लंदन की गलियों में उसका हुक्म चलता था, लेकिन अब वो क्राइम की दुनिया से दूर है। वो स्पेन में अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। उसके आलीशान बंगले, महंगी स्पोर्ट्स कार और आरामदायक जिंदगी देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये आदमी कभी मौत और खौफ का दूसरा नाम था। मगर किस्मत को शायद सुकून पसंद नहीं था। रिची अपनी बेटी के साथ लंच पर बैठा अपने भाई चार्ली को याद कर रहा होता है, जो लंदन में रहता था। दूसरी ओर चार्ली अपने पुराने दोस्तों के साथ एक क्लब में बीते दिनों की बातें कर रहा होता है। तभी अचानक से रिची का फोन आता है। दोनों भाई जल्द ही मिलने का वादा करते हैं। अब उसी रात लंदन की एक सड़क पर लॉरेन नाम की लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड एरन के साथ डेट पर निकलती है। उसको अंदाजा नहीं था कि ये डेट उसको सीधे नरक में धकेलने वाली है। एरन उसको एक सुनसान गली में ले जाता है, जहां उसके दोस्त पहले से ही खड़े होते हैं। लॉरेन को समझ आता है कि ये कोई रोमांटिक शाम नहीं है, बल्कि एक फांसी का फंदा है। उस गैंग के दरिंदे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी हैवानियत को अपने फोन पर रिकॉर्ड करते हैं। उन्हीं के गैंग का एक मेंबर डीन इसको गलत समझता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, मगर एरन उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने ज्यादा बोला तो अगला शिकार वही होगा। लेकिन इस वहशीपन का गवाह सिर्फ लॉरेन और वो दरिंदे नहीं थे। बार के पीछे खड़ा चार्ली सब कुछ देख रहा था। वो गली में आता है जहाँ चार्ली लॉरेन को वहाँ से भागने के लिए कहता है और एरन के गैंग को उनके घिनौने काम के लिए लताड़ता है। वो बोलता है कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन एरन की गैंग इस बात पर काफी हंसती है, क्योंकि उनको पता था कि एक निहत्था बूढ़ा उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन चार्ली पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो अब भी उनको धमका रहा था। अब इस चीज से परेशान होकर एरन को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए वो गुस्से में अपने साथियों के साथ चार्ली के ऊपर हमला कर देता है। चार्ली अकेला था और वो कई लोग, इसीलिए कुछ ही मिनटों में चार्ली खूनम खून होकर जमीन पर गिर पड़ता है और वो वहशी उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। जिसके कुछ देर बाद लिजी, जो बाहर से घर लौट रही होती है, वो गली के पास से गुजरती है। वो उन गुंडों को बाहर आता देखती है। अंदर जाकर जब वो चार्ली की खून से लथपथ लाश दिखती है तो उसकी सांसें थम जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस वहां पर पहुंचकर पूछताछ करती है, जहाँ लिजी उनको सिर्फ इतना बता पाती है कि उसने कुछ लड़कों को गली से बाहर निकलते देखा था। अभी सवाल है कि क्या पुलिस चार्ली को इंसाफ दिला पाएगी, या फिर ब्रिटिश अंडरवर्ल्ड का वो पुराना भेड़िया फिर से जाग जाएगा। क्योंकि जब रिची को अपने भाई की मौत की खबर मिलेगी तो लंदन की गलियों में फिर से खून बहेगा। ये बदला कानून के दायरे में नहीं, बल्कि पुराने तरीके से लिया जाएगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जिससे अंडरवर्ल्ड ने रिची आर्चर का नाम हमेशा के लिए याद रखा था। पुलिस के पास चार्ली के मर्डर का कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। कानून के हाथ बंधे हुए थे। लेकिन लिजी इस नाकामी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो रिची को कॉल करती है और चार्ली की मौत की खबर देती है, जिसको सुनते ही रिची टूट जाता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है, मगर उसके शब्द अब भी ठोस थे। वो बोलता है कि वो जल्द ही इंग्लैंड लौटेगा। दूसरी ओर सूजन अपने पार्टनर जॉन के साथ एरन के इलाके में पहुंचती है, जहां पर वो उसे चार्ली के मर्डर में अरेस्ट करने की धमकी देती है। मगर एरन बेखौफ था। वो कहता है कि मेरा और मेरे गैंग मेंबर्स का उस बूढ़े की मौत से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो वहां से वापस आ जाते हैं।
जिनके जाते ही एरन अपने गैंग को इकट्ठा करता है। उसके चेहरे पर एक शिकारी की मुस्कान थी। वो कहता है कि लॉरेन को चुप कराना होगा, वो उस रात की अकेली गवाह है और अगर उसने पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया तो हम सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। डीन, जो पहले से ही लॉरेन की हालत देखकर बेचैन था, इस बातचीत को सुनते ही वहां से भागता है और सीधा लॉरेन के घर पहुंचता है। डीन लॉरेन को चेतावनी देता है कि एरन तुम्हारे पीछे आ रहा है, किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना। जिसके बाद डीन के जाने के कुछ ही देर बाद एरन और उसके साथी उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर कई बार नॉक करते हैं मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। एरन दरवाजे के पास खड़े होकर धमकियां देने लगता है कि कल रात मत भूलना और अगर पुलिस से कुछ कहा तो अंजाम तुझे और तेरी माँ को भुगतना पड़ेगा। बेचारी लॉरेन अंदर ही डर से कांपती रहती है। उसी वक्त लंदन की ठंडी हवा में हलचल मचती है क्योंकि रिची का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका था। एयरपोर्ट पर उसका पुराना भरोसेमंद साथी रॉय उसको रिसीव करने के लिए खड़ा था। अब बिना वक्त गवाए रिची सीधा लिजी के घर पहुंचता है। सालों बाद रिची को सामने देखकर लिजी की आंखें नम हो जाती हैं, मगर ये मिलने का वक्त नहीं था क्योंकि ये वक्त था बदले का। लिजी बताती है कि उसने खुद चार्ली के मर्डर को नहीं देखा, लेकिन वो यकीन से कह सकती थी कि इस इलाके के लोकल गैंग का जरूर इसमें हाथ है। रिची रॉय को लेकर उस गली में पहुंचता है जहां पर चार्ली की मौत हुई थी। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया था। वहीं सूजन और जॉन भी मौजूद थे। लंदन पुलिस रिची के अतीत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे कि शहर में फिर से कोई गैंग वॉर शुरू हो जाए। सूजन उसको चेतावनी देती है कि वो क्राइम सीन और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से दूर रहे। रिची सिर हिलाकर हामी भर देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही इरादे झलक रहे थे। अब शाम को लिजी ने रिची को एक वीडियो दिखाया। एक गली में कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये वही गली थी जहां पर चार्ली की लाश मिली थी। लिजी कहती है कि ये वीडियो जरूर चार्ली के मर्डर से जुड़ा हुआ है। वो अपने कांटेक्ट से पता लगाने की कोशिश करती है कि वीडियो में दिखाई गई लड़की लॉरेन कहां पर काम करती है और अगले ही दिन रिची उससे मिलने पहुंचता है, जहां पर लॉरेन को पता चलता है कि रिची उसी शख्स का भाई है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अपनी कांपती आवाज में वो पूरी सच्चाई रिची को बता देती है। एरन और उसके गैंग ने ना सिर्फ उसको असॉल्ट किया था बल्कि चार्ली को बेरहमी से मार भी डाला था, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जा सकती थी। वो बोलती है कि वो लोग मेरे घर का पता जानते हैं, वो फिर से मुझको ढूंढ लेंगे जहां वो मुझको और मेरी माँ को मार डालेंगे। उसी वक्त एरन की गैंग की एक लड़की डीके लॉरेन को रिची से बात करते हुए देख लेती है। वो फौरन ये खबर एरन को देती है, मगर एरन काफी बेफिक्र था। वो बोलता है कि अगर वो आदमी पुलिस नहीं है तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन चार्ली के फ्यूनरल में रिची के पुराने साथी जुटते हैं। वहीं पर एक बूढ़ा शख्स आर्थर भी पहुंचता है। रिची उससे मजाक में कहता है कि तुझे तो अब घर पर रहना चाहिए, तेरा वक्त तो पूरा हो चुका है। आर्थर भी हंस पड़ता है, मगर उसकी आवाज में पुराने दिनों की गूंज थी। वो बोलता है कि रिची मत भूल, मैं वही आदमी हूँ जिसने एक वक्त तुझसे टक्कर ली थी। रिची भी हल्का सा मुस्कुराता है और अपने सबसे भरोसेमंद साथी रॉय, आर्थर और बाकी के लोगों की तरफ देखता है। उसकी आवाज ठंडी थी मगर सख्त थी। वो बोलता है कि अब वक्त आ गया है, वो गैंग जिसने चार्ली को मारा है उनको मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको सुनते ही सब बिना एक पल गवाए हामी भर देते हैं। जिसके बाद रिची एक पुराने पुलिस कमिश्नर जैक से मिलता है। जैक अब रिटायर हो चुका है और काफी गरीबी में जी रहा है। रिची उसको एक डील ऑफर करता है। वो बोलता है कि मुझको एरन और उसके गैंग की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, बदले में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि बाकी जिंदगी आराम से बिता सकोगे। जिसके लिए जैक भी मान जाता है। वो कुछ ही घंटों बाद रिची को एक फाइल देता है जिसमें गैंग के कुछ मेंबर्स की लोकेशन थी, मगर एरन की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद रिची उसको काफी मोटी रकम देता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि लेरॉय और एड को उठा लाओ। जल्द ही लेरॉय और एड को किडनैप कर लिया जाता है। जब उनके सामने से मास्क हटाया जाता है तो दोनों हंस पड़ते हैं कि ये बूढ़े लोग हमें किडनैप करके डराने आए हैं, मगर उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। रिची के आदमी एक हथौड़ा और कील निकालते हैं जिसे वो एड के हाथों में ठोकना शुरू कर देते हैं। उसकी चीखें चारों ओर गूंज उठती है। उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, जिससे डर के लेरॉय एरन की लोकेशन बताने का वादा करता है। रिची को लेरॉय पर भरोसा नहीं था, मगर फिर भी वो उसको जाने देता है।
लेकिन लेरॉय के दिमाग में भी कुछ और ही चल रहा था। वो जैसे ही मौका देखता है वो एक गन उठाकर रिची के ऊपर तान देता है, मगर रिची ठहरा एक खतरनाक रिटायर्ड गैंगस्टर जो बिना एक सेकंड भी गवाए ट्रिगर दबा देता है और लेरॉय वहीं पर ढेर हो जाता है। उधर एरन अपने लापता साथियों को लेकर बौखला जाता है। उसको यकीन था कि किसी राइवल गैंग ने उनको मार दिया है। रिची को अभी भी एरन की सटीक लोकेशन नहीं मिली थी, इसीलिए वो दोबारा लॉरेन के पास पहुंचता है। लॉरेन उसको बताती है कि एरन का एक खास आदमी है जिसका नाम जेबी है। वो हर शाम पार्किंग लॉट में ड्रग्स बेचने आता है। अब ये बात सुनकर रिची एक प्लान बनाता है। उसी रात जेबी नशे की हालत में धुत होकर आर्थर को अकेले देखकर लूटने के इरादे से आगे बढ़ता है, मगर जैसे ही वो आगे हाथ बढ़ाता है आर्थर तलवार निकाल लेता है। जेबी भागने लगता है, मगर तभी एक मिनी वैन उसके सामने आकर रुकती है। उसकी साइकिल सीधा वैन से टकरा जाती है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक जाल था जिसके अंदर जेबी फंस चुका था। जेबी को जिंदा पकड़कर उल्टा टांग दिया जाता है। रिची के सामने एक ही सवाल था कि आखिर एरन कहां पर है, और इस बार शायद उसको जवाब भी जल्द मिलने वाला था। रिची और उसके साथी जेबी से एरन की लोकेशन पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। अब लगातार पिटाई के बावजूद भी रिची उसके गैंग का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि जब उन्होंने चार्ली को मारा था तब वो एक पिल्ले की तरह रो रहा था। ये सुनकर रिची अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है, जो जेबी को पीट पीट कर मार डालता है। जहां अब अपने भाई की मौत का जिक्र सुनने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जहां पर उसके दोस्त उसको अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। अब जब वो थोड़ा बेहतर महसूस करता है तो वो अपने साथियों से कहता है कि हम एरन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अब उन्हें खुद उसको बाहर बुलाना होगा। इसीलिए वो एक और प्लान बनाता है। वो रॉय से अपना फोन मंगवाता है। दूसरी ओर एरन अपने अड्डे पर हथियार इकट्ठे कर रहा होता है ताकि वो अपने लापता साथियों का बदला ले सके। तभी लॉरेन वहां पर पहुंचती है, जो एरन को बताती है कि उसके आदमियों को रिची नाम के एक रिटायर्ड गैंगस्टर ने मार दिया है और फिलहाल वो अपनी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती है। एरन और उसके गैंग को लॉरेन की बात पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो उसको गन पॉइंट पर अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर एरन लॉरेन को अपने पास रहने का ऑर्डर देता है और अपने आदमियों से कहता है कि वो रिची को ढूंढकर खत्म कर दें। एरन के दो साथी अस्पताल में रिची के कमरे को खोजकर वहां पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन रिची वहां पर मौजूद नहीं होता है। तभी पीछे से उसके बाकी साथी हथियारों के साथ हमला कर देते हैं और खुद रिची भी बाहर निकलकर एरन के आदमी पर गोली चलाने लगता है। एरन को समझ आ जाता है कि ये एक जाल था। वो लॉरेन का फोन चेक करता है और महसूस करता है कि वो रिची के साथ मिली हुई है, इसलिए गुस्से में वो लॉरेन को थप्पड़ मारता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय डीन वहां पर पहुंचकर उसको बचा लेता है और एरन पर गन तान देता है। इसी दौरान अस्पताल के कॉरिडोर में रिची के गैंग और एरन के गैंग के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर लॉरेन इंस्पेक्टर सूजन को फोन करके पुलिस को अस्पताल बुलाने के लिए कहती है। उधर रिची और उसके साथी एरन के कई आदमियों को मार गिराते, लेकिन इसी बीच रॉय को भी गोली लग जाती है। रिची उसको लेकर ऊपर के कमरे में चला जाता है, जहां पर वो उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है। उधर नीचे डीन लॉरेन को बचाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एरन उसको घायल कर देता है और लॉरेन को बंदी बना लेता है। एरन लॉरेन को गन पॉइंट पर लेकर रिची को बाहर बुलाने के लिए मजबूर करता है। लॉरेन की जान बचाने के लिए रिची अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है। एरन लॉरेन को छोड़कर रिची के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उससे पहले ही डीन उसके ऊपर झपट्टा मार देता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इसी लड़ाई के दौरान एरन की गन रिची के पास जाकर गिरती है, लेकिन रिची की कमजोर पकड़ के कारण वो उसको लोड नहीं कर पाता है। अब रिची चाहे कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, लेकिन वो अब बूढ़ा हो चुका है। तभी एरन दूसरी गन उठाकर रिची के ऊपर तान देता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, जहां बाकी सभी लोग तो अपने हथियार डाल देते हैं, लेकिन एरन ऐसा नहीं करता है, इसलिए पुलिस उसको शूट कर देती है, जिसके साथ एरन भी मारा जाता है। रिची ने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। अब इस भारी एक्शन के बाद रिची फिर से रॉय के साथ उसी अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जहां इंस्पेक्टर सूजन उसकी बेटी की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। वो उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं करती है। जहां एंड में रिची स्पेन लौटने से पहले अपने साथियों के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखता है, जिसमें वो लिजी को भी इनवाइट करता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लिजी
लंदन में ही रहना चाहती है, इसीलिए वो दोनों अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अगले सुबह जब रिची का हेलीकॉप्टर स्पेन के लिए उड़ान भरने वाला होता है, उसके दोस्त काफी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन तभी रिची अचानक से उनके पीछे आकर उनको चौंका देता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज पीछे से आती है कि तुम लोग सच में सोच रहे थे कि मैं चला जाऊंगा। रिची मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़ा होता है। वो सब चौंक जाते हैं, लेकिन वो काफी खुश भी थे। रॉय हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार पुराना रिची वापस आ ही गया। रिची धीमे कदमों से आगे बढ़ता है। वो अपनी जैकेट झटकता है और कहता है कि इस शहर ने मुझे भुला दिया था, लेकिन अब चलो उनको याद दिलाते हैं कि असली बादशाह कौन है। रिची कहता है कि उसे इस गैंग वॉर ने फिर से अपराध की दुनिया में रुचि दिला दी है, इसलिए अब वो सब मिलकर अपने पुराने गैंग को फिर से जिंदा करेंगे, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वी स्टिल किल द ओल्ड वे की ये बेहतरीन कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन अब फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।